हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे साथियों। तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं साथियों आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो नेट GRF के साथ साथ आप हमारे साथ मिलकर के साथ तैयारी कर सकते हैं। TGT PGT फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, KVS, NVS, UPGI, GDC इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। तो हमारी सबको पता होगा साथियों, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज चल रही है एज पर द करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उसी के संदर्भ में हमारी एक नई वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दू अस्पा और सिंह अस्पा का उल्लेख पहली बार जहांगीर के शासनकाल के किस वर्ष में पाया जाता है? जहांगीर के को शासन वर्ष के कौन से शासनकाल के कौन से वर्ष में सिंह अस्पा और दू अस्पा का विवरण मिलता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? आंसर करने के लिए साथियों आप सभी को 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना है। ABCD जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही राइट आंसर लगे उसको पुटअप करना आपने 30 सेकंड्स के अंदर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 10वें वर्ष में 10th ईयर में आपका सिंगस्पा और दुअस्पा सिंगस्पा का उल्लेख मिलता है, जो कि एक कैटेगरी थी सैनिकों की, घुड़सवारों की। आगे कहता है कि एक मलिक के अंतर्गत कितने घुड़सवार होते थे? एक रैंक होती थी मलिक की, मलिक खान अमीर हैं, ये रैंकें होती थी ना। तो इसके अंतर्गत कितने घुड़सवार और कितने सैनिक होते थे पूछ रहा है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 10,000 घुड़सवारों की संख्या जो थी वो एक मलिक के अंदर आती थी। कहता है कि शाहजहां ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में यह फरमान जारी किया कि तनख्वाह नकदी, नकद वेतन, कैश सैलरी 8 महीने से ऊपर और 3 महीने से नीचे का निश्चित नहीं किया जाए? यानी कि 5 से 8 महीने जो काम करते लोग उनका निश्चित उसकी उनकी सैलरी फिक्स थी, और बाकी 3 महीने से कम काम करने वाले और 8 महीने ज़्यादा काम करने वालों का वेतन निश्चित नहीं किया जाएगा। तो ये फरमान कौन से साल जारी किया उसने अपने शासनकाल के? क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 30वें वर्ष से, 30वें, ये वे आएगा 30वें वर्ष या तीसरे वर्ष, 13th ईयर, 30वें साल से शुरुआत की थी उसने। कहते कि महावत खां को दक्षिण में नियुक्त किया गया, उसके सवार रैंक में कितने सवार दुअस्पा और सिंह अस्पा बना कर दिए गए थे? बताइए तो रैंक में कितने सवार दिए गए थे दुअस्पा और सिंह अस्पा के?
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1700 सवार। आगे कहता है कि जरीमाना कर किसने लागू किया। एक प्रकार का टैक्स था जरीमाना, किसने लागू किया था वो। जरीब पता है ना आप सभी को, बताया था थोड़ा सा। जरीब थी एक प्रकार की रस्सी थी मापने की, दूरी का मापने की रस्सी थी एक प्रकार की लोहे की। हाँ लोहे की थी। डिस्टेंस मापने के लिए। तो जब खेतों की वो मापा जाता ना भू राजस्व के लिए, उनका पैमाइश की जाती थी, जैसे टोडरमल ने की थी ना अकबर के टाइम पीरियड में। तो उसी प्रकार से जब रस्सी को माप करके जरीब वो किया गया था, तो उसके लिए टैक्स वसूला गया, जरीबाना कर कहा गया उसको, क्योंकि राज्य का पैसा लगता है ना उसमें, लोगों को लगाया जाता है पैमाइश में। काफ़ी लोगों, बहुत सारे लोग लगाने पड़ते हैं पैमाइश करने के लिए, तो उसमें खर्चा आता है राज्य का। तो राज्य कहाँ से वसूल करेगा, किसानों से वसूल करेगा, वो भी सी बात है। तो उन्होंने लगा दिया उस कर को, बोला गया जरीबाना कर। तो कह कौन से शासक ने लागू किया था वो। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। अच्छा शासक था ये, काफ़ी उदारवादी था। इसने हिंदवी को जो है अपनी शासकीय भाषा बनाया था। अकबर ने हरामखोर ने हटा दी, उसने फारसी बना दी। आगे कहता है शेरशाह की ख्याति मुख्य तौर पर उसके राजस्व प्रणाली पर आधारित थी। यह कथन किसका है, किसने कहा ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देख सकते ये ना थोड़े मिलते जुलते नाम है। ये तो है एस आर शर्मा, एस आर शर्मा है, श्री पंडित प्रोफेसर श्री राम शर्मा। एक है हमारा आर एस शर्मा, क्या है आर एस शर्मा, यानी कि ये आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी वाला है, वही आर एस शर्मा। तो एस आर शर्मा में और आर एस शर्मा में डिफरेंस है, पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक क्रांतिकारी जो कुशल लेखक, संपादक और शिक्षक भी था, उसने गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप के संपादन में अपना योगदान दिया और शादीपुर यानी कि अलीगढ़ के नेशनल स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया। अच्छा जी। पहली बार बेलगांव ये बेलगांव जो कांग्रेस आपका वहाँ पे है कर्नाटका में, बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। तो बेलगावी कोई बताएगा जरा, बेलगावी कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन में किसके उसमें अध्यक्ष कौन चुना गया था, बेलगावी कांग्रेस का अध्यक्ष जो था, और वो कब हुआ था बता दीजिए ज़रा। उस बंदे को एकमात्र अधिवेशन ऐसा जिसमें कि उस बंदे को अध्यक्ष चुना गया था। बहुत बड़ा लीडर था वो, भारतीय आज़ादी का बहुत बड़ा रोल था उस बंदे का। बताइए क्या नाम था उसका, कब हुआ था ये बेलगावी अधिवेशन कांग्रेस का, कहाँ पर हुआ था, वो तो मैंने बता दिया कर्नाटक में हुआ था। तो 7th का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। का राइट आंसर है वो है आपका साथी ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने किया था ये सारा काम। ठीक है। एम एन राय कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के प्रणेता माने गए हैं इंडिया के अंदर। एम एन राय के बारे में पढ़ कर देखना, बहुत कुछ लिखा है इस बंदे ने। आगे आता है कि वह कौन है जिसने चिपको आंदोलन को इकोफेमिनिस्ट उपागम से व्याख्यायित किया है। चिपको आंदोलन जो है आपका काफ़ी टाइम पहले जो है, ये जो चिपको आंदोलन ये हुआ था आपका राजस्थान के अंदर रैनी नामक गांव में, और सुंदरलाल बहुगुण इसके प्रतिपादक माने गए, इन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ का राजा जो है
अपना महल बनाने की लकड़ियों काटने के लिए जंगल काटने का ऑर्डर दे दिया था उसने। कैर के वृक्ष हैं, कैर कैर एक प्रजाति का पेड़ होते हैं जो कि मसाला वगैरह बनाने का काम आता है। तो उसने उनको जंगल काटने का ऑर्डर दे दिया। तो उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उस जंगलों से चिपक गए थे, वो पेड़ों से चिपक गए थे। तब से चिपको आंदोलन नाम पड़ा इस आंदोलन का। स्कूल टाइम में पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने। रीता बहुगुणा थी शायद एक और लेडीज, और एक सुंदरलाल बहुगुणा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके। तो उसी से संबंधित कहता है कि कौन से वो था उसने स्कॉलर जिसने कि उसको इको फेमिनिस्ट नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर है डी, वंदना शिवा। ये आगे उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे ना साथियों कि अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्म पाणी और लोकगीत काशी व्यक्ति चित्रित है। अवलोकितेश्वर है भाई, ये लोकगीतेश्वर नहीं है, ये गलत प्रिंट हो रखा है। ये एक बोधिसत्व है जिनका नाम अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। जिसको पता ना हो ना वो तो भाई साहब ऐसे ही मारता रहेगा मक्खियाँ। शुक्र हमें तो पता है थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। अवलोकितेश्वर है ये, बोधिसत्व है एक प्रकार। बोधिसत्व जो है यहाँ पे एक पद्म पाणी दिया हुआ और एक दूसरा जो लोकगीत ये नहीं है, थोड़ा मिस्ट है, ये कर लीजिए यहाँ पे क्या अवलोकितेश्वर है। अवलोकितेश्वर व्यक्ति का चित्रित, इन दोनों ने की कौन सी गुफा जिसमें कि बोधिसत्व पद्म पाणी और अवलोकितेश्वर के चित्र छपे हुए हैं, चित्रांकित है। कौन सी गुफा संख्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही देख लेना सारी गुफाओं चित्रों में। मरणासन राजकुमारी चित्र हैं, काली राजकुमारी का चित्र, दशावतार का चित्र कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गुफाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो ये है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गुफा संख्या फर्स्ट में है ये। कुमार संवत को उल्लेख करने वाला अशोक अभिलेख कौन सा है। कुमार संवत, अच्छा जी। पता ही था अशोक के कौन से अभिलेख में कुमार संवत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर होगा डी, पानगुडरिया। आगे आता है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है। किसने लिखा ये उक्ति जो है ये आपका हिस्टोरियोग्राफी से राइटर है कि किसने लिखा, कौन से विद्वान ने अपनी राइटिंग में लिखा है, ये अपनी रचना में लिखा है। राज तरंगणी में लिखा कल्हण ने, कादम्बरी में लिखा आपके बाणभट्ट ने, या मालविकाग्निमित्रम ने लिखा आपके महाकवि कालिदास ने। किसने लिखा या इनमें से किसी ने नहीं लिखा बताइए। ये था आपका ऑप्शन नंबर 11 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राज तरंगणी में लिखा था कल्हण ने। ठीक है, और राज तरंगणी का टाइम पीरियड बताता हूँ 1148 है, AD कश्मीर में लिखी गई थी। उसमें शासक बताइए कौन था उस समय का शासक, कौन से शासक तक का जीवन चरित्र दिया गया है इस राज तरंगणी में। हाँ क्या था कि इल्तुतमिश ने कितने प्रशासकों को सरकारी पदों से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे बताइए। 6 ऑप्शन दिए थे, कुछ ज़्यादा नहीं दे दिए यार। 12, 4 तो महाभारत हो जाते, चारों में से चूज करना, तो इन्होंने 6 दे दिए। खैर कोई हम दे दी तो क्या कर सकते हैं बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका।
सिंपल क्वेश्चन है यार, पढ़ा होगा आप लोगों ने तो। एफ आएगा। 33 लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों को आधे पदों से हटा दिया क्योंकि वे उच्च कुल में पैदा नहीं होती। ये आराम खोर था, रेसिज्म था इसके अंदर बहुत ज़्यादा, नीची कैटेगरी को देख के खुश नहीं था ये तो। कहता ना कि मेरी भौं पे भौएँ तन जाती, जब मैं किसी नीच निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी भौएँ तन जाती है और मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है। किसने लिखा इसके बारे में? ये वही बलबन था जिसे दल चालीसा को ख़त्म कर दिया था। कहता है कि 13 किसके अनुसार सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। ये कुछ भी पेल देते हैं यार। अच्छा हाँ, तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा, हाँ भी हो सकता है, ठीक है। तुर्क उसी टाइम आए थे 13वीं 14वीं शताब्दी की, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। बताइए साथी किसने लिखा ये? ब्रिटिश हिस्टोरियन लिख कर चले गए, हमारे वालों ने उसी को फॉलो कर लिया, कुछ नया रिसर्च किया ही नहीं आरामखोरों ने, हमारे वालों ने तो। इन इंडियन की सबसे बुरी बीमारी है, चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं भाई सब, वर्ल्ड के अंदर फेमस है चापलूसी के मामले में, खासतौर से यूपी बिहार के लोग। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी बातों को बुरा मत मानना, लेकिन सच है यार, इंडिया के लोग ना चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं, चमचागिरी जिसको बोले तो, खासतौर से यूपी बिहार के लोग इसमें अव्वल होते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एल श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग। आगे कहता है कि तो तुम्हें इसकी समझ शक्ति बड़ी तीव्र थी, वह अपने सेवकों में से किसी को सोते समय शुद्ध नहीं करता था। श्रवण शक्ति का सोने में से क्या मतलब यार? सेवकों में सोते समय किसी को शुद्ध नहीं कर सकता था, वो उठाने जाएगा क्या? उसे ड्यूटी करने के बाद बंदा सोने जाएगा अपने कमरे में, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो जैसे मान ले, तो सोते समय शुद्ध नहीं करता था, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? समझ शक्ति से इस बात का क्या लेना देना? किसने लिखा है उसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में बताइए साथियों। 14 तो ठीक नहीं लग रहा यार, ये निजामुद्दीन औलिया दिया हुआ यहाँ पे ए। निजामुद्दीन औलिया तो अलग था, ये तो सूफी संत था ना उस समय का, ये क्यों लिखेगा? ये लिख सकता है, मिनाज लिख सकता है, अबुल फजल भी नहीं होगा उस समय, इब्न बतूता लिख सकता है, अबुल, इन दिनों में से एक हो सकता है। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन को छोड़ दो। भारत के संदर्भ में किसने कहा लिखा कि यहाँ सोने खोदने वाली चीटियाँ पाई जाती है? ओ हो भाई साहब, सोना खोदने वाली चीटियाँ जो खानों में सोना खोदती है और पीले रंग, जिनका पीला रंग होता है, बताइए, और शाम को अपने घर चली जाती हैं वो चीटियाँ, ऐसा ही लिखा उसने। ये पता क्या, उस समय ना कुछ गड़बड़ हुआ उसके साथ में, वो लोगों ने, और उसके बाद लोगों ने गड़बड़ कर दी। ये मेरे ख्याल से कुछ हुआ होगा, लोग पीले कपड़े पहन कर कुछ उसमें खुदाई कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं, खानों में, तो इसने लिख दिया कि देखो चीटियों जैसे कपड़े पहन रखे तो चीटियाँ सोना खोद रही हैं, उससे मजाक में लिख दिया, उन्होंने सच मान लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि चीटियाँ देखी हों उसने, चीटियाँ तो खोदती हैं अपने गड्ढों में रहती हैं, छोटे छोटे गड्ढे खोदती है, तो उसने लिख दिया था मजाक में चीटियाँ गड्ढे खोद रही जैसे तो सोना खोद रही हूँ, है ना, एक एग्जाम होता है ना, मजाक में लिख देते हैं कुछ लोग बातें, इन्होंने उसको सच मान लिया, ऐसा हुआ होगा। तो ये लिखा था डियोडोरस ने, ये राइट आंसर होगा इसका। आगे कहता है कि अकबर ने राजपूत राजाओं के प्रति अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि न तो वह उनके राज्य पर अधिकार करना चाहता था, न ही उनके सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता, वह इतना ही चाहता था कि वे नवीन साम्राज्य संघ का प्रभुत्व मान ले। किसने बोला ये? बताइए 16th राइट आंसर क्या होगा सॉल्व क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद त्रिपाठी। पर रामपुर आदमी तो बहुत चालू, बहुत तेज दिमाग का बंदा था। ये वही है यार, 17 16 17 सेम क्वेश्चन आ गए। आगे कहता है कि रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प कहाँ है?
कोई बताएगा इसका मतलब क्या बनता है? कैलाशोत्तोलन बोले तो कैलाश पर्वत को उठाते हुए। रावण ने, शिव जी का परम भक्त था तो उसने रावण को क्या बोलते हैं, शिव जी खुश करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाना सोचा था कि मैं कैलाश पर्वत को उठा लूँ, और शिव शंकर ने अंगूठे से दबा दिया था उसको फिर, और उसका उसमें क्या होगा, हाथ अंदर दब गया था। तो रावण ने फिर शिव जी की स्तुति की में एक गीत गाया, एक भजन गाया जो कहलाया अथ श्री रावण सहस्त्र स्तोत्रम करके, रावण शिव स्तोत्रम करके कहलाया। यदा यदा ही धर्म यदा यदा, बहुत लंबा भजन, बहुत अच्छा भजन, पढ़ के देखना, सुन के देखना। रावण शिव तांडव, हाँ अथ श्री शिव तांडव स्तोत्रम, रावण शिव तांडव स्तोत्रम करके कुछ है भजन, वो बहुत लंबा है, सुन के देखना, गूगल वगैरह पे डालोगे आ जाएगा, देखना, अच्छा है काफ़ी। किशोर चंद्रशेखरे तमम 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 तमम, है राजानंद नंदनी किशोर चंद्रे वले, इस तरह से है, बहुत अच्छा, मैं बहुत सुनता था पहले उसको। तो बताइए साथियों ये कहाँ पर है, शिल्प मूर्ति कहाँ बनी हुई है? इसके 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये है आपका ए, एलोरा गुफा में। कहते सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर एलोरा को में लगभग कितने मंदिरों का निर्माण किया गया है? क्या बात है, सीधी खड़ी चट्टानों को ऊपर से काट काट करके बनाया गया, वैसा ही जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर अगर आप देखोगे पता लग जाएगा आपको, एक भी ज्वाइंट नहीं है उसके अंदर, पूरी की पूरी पत्थर को काट के बनाया गया, एक भी ज्वाइंट नहीं है, ना कोई चिनाई का चिन्ह है, मसाला वसाला कुछ नहीं लगाया, सिर्फ चट्टाने काट काट करके बनाया गया, इतना विशाल है पूछो मत। और उसका सोच के देखो, उसका मलबा कहाँ डाला होगा उन्होंने, मलबा आसपास 10-50 किलोमीटर तक के एरिया में उसका मलबा है ही नहीं, इतना बड़ा विशाल मंदिर बना रहे, सोच के देखो, मलबा ना निकले, मलबा तो निकलेगा ना, काट छट तो हो गई, लेकिन वहाँ कोई मलबे का कोई निशान ही नहीं है, कहाँ उठा कर ले गए पता ही नहीं, कहाँ गुप्त कर दिया। इसलिए कुछ लोग मानते हैं वो एलियंस ने बनाया था, कुछ लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 34 गुफाएं हैं, 34 मंदिरों का निर्माण किया गया वहाँ पर, एलोरा की बात हो रही है। एलोरा की गुफाओं का चलो बताइए, एलोरा के अधिकतर मंदिरों का निर्माण किन वंशज ने किया, किस राजवंश ने किया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने किया था? देखो और आपके लिए सवाल आज का। क्वेश्चन 20 कहता है कि यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से किससे अजंता का रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता के उसके नाम से कब प्रकाशित हुआ? इसमें से इसको काट दो तब सही सेंटेंस बनेगा, इसको हटा दो। कहता है यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता के उस नाम से कब प्रकाशित हुआ था? हाँ देख, अंग्रेजी प्रकार पब्लिश कर रहे हैं हमारी चित्रों को, पर डूब मरो इंडियंस के लोगों, ब्यूरोक्रेट्स और जितने चित्रकार है सबको मेरे को गंदे पानी में, सीवर के पानी में डूब मर जाना चाहिए हैं। यूनेस्को हमारे न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिश हो रही है हमारी चीज़ें, बताओ यार, डूब मरो, इंडिया के लोग कोई नहीं है, बाहर के लोग आकर करके पब्लिश कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, पैसा कमा रहे, बताओ हमारे लोगों को चापलूस लोग, साले निकम्मे नकारा, भ्रष्ट तंत्र साला इंडिया का, ब्यूरोक्रेसी घटिया एक नंबर की इसको कहते हैं। राइट आंसर होगा डी, 1954 में हुआ था पब्लिश। कालक्रम कौन गुफाओं का सही क्रम पहचानिए। हाँ, पहले कौन सी गुफाएं बनाएंगे, उसके बाद कौन सी, उसके बाद सबसे बाद में कौन सी, बताइए साथियों। राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आपने, राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले फिर उसके बाद फिर उसका बाद में सबसे लास्ट में कौन सी गुफाएं बनाई गई। एक बात और बताता हूँ, ये कारली नहीं है, कारले है, लिख दिया कारली, कारले का जो चैत्य था ना उसी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें, कारले का एक बहुत बड़ा चैत्य है जो सबसे संरक्षित और सबसे बड़ा चैत्य माना गया है, सबसे संरक्षित और सबसे भव्य चैत्य माना गया कारले का चैत्य, बुद्ध दर्शन से संबंधित है। कोई बताए यार बुद्ध के कौन से संप्रदाय से संबंधित है वो,
हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, सहजयान किससे संबंधित है? कार्ले का चैत्य। कार्ले आएगा। 20 नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले भाजा का, फिर कार्ले, फिर बादामीर, फिर लास्ट में एलोरा। बालू का, बालूरा का किस गुफा का प्राचीन नाम है? बालू का राम आना चाहिए भाई। बालू का राम, बालूरा का, बालूरा का, बालू का राम तो सुना, बालूरा का पता नहीं भाई। किस प्राचीन गुफा का नाम है? चलो बताइए साथियों, किसका नाम है? ट्वेंटी टू का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना कार्ले, वही है। सल्तनत काल में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या था? क्या बात है, BMW दे रखी भाई साहब, सबसे सस्ता होगा BMW। BMW साड़ी अब आगे बढ़ी है यार, 100-200 साल पे, 150 साल पहले मेरे ख्याल से, 100 साल भी नहीं हुए मुझे तक, मेरा ख्याल है। जर्मनी की कंपनी है। BMW का पूरा नाम होता है बावेरिया मोटर वर्क्स। बावेरिया एक साम्राज्य हुआ करता था जर्मनी में। हम्म तो ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी में से कौन सा सबसे, या तांगा गाड़ी कह सकते हैं कि बात है, घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, कौन सा सस्ता साधन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23। सब बात है यार, सी होगा, बैलगाड़ी सस्ती पड़ती थी सबको। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव करो। हाँ, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है बताइए साथियों। ABCD फटाफट बताओ यार, इतना टाइम नहीं है अभी। ट्वेंटी फोर का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, बाकी ठीक है। आगे कहता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हो, जिसने मंगोलों के प्रति रक्त युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया? क्वेश्चन नंबर 25। बताइए। ये इसमें ना एक चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ पे जोड़ लो। क्या? डी ऑप्शन जो है ना, ABCD, अली गुरशाप है यहाँ पे, अली गुरशाप, अली गुरशाप। तो मेरे किसके शासनकाल में हुआ था? 4 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा चौथे का, चारों का। क्वेश्चन नंबर 25, चारों में से राइट आंसर क्या होगा? का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अली गुरशाप के टाइम पीरियड में। अली गुरशाप का वैसे नाम क्या था बताएगा कोई? देख लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 26। 3 प्रकार के कब्रगाह गड्ढे वाले दाह संस्कार के बाद निर्मित कला, शवादान और प्रतीकात्मक कब्रगाह निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? 3 प्रकार के कब्रगाह होते हैं साथियों। एक तो गड्ढे वाले कब्रगाह, गड्ढे को दफनाना। दाह संस्कार के बाद निर्मित कलश शवादान, कलश शवादान मतलब आदमी को जला दिया, उसके बाद उसकी हड्डियों को, अवशेषों को कलश में, मिट्टी के लोटे में उठा कर दबा देते हैं। 2, एक प्रतीकात्मक कब्रगाह, एक जहाँ पर आदमी को दफना दिया उसको पत्थर कब्र बना दी जाती है प्रतीक के रूप में कि हाँ यहाँ पर निशानी के रूप हैं। तीनों के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले हैं, कौन सी सभ्यता में मिले हैं? इनाम गाँव, दैमाबाद, नेवासा जो, और वे गिलों बनास की घाटी। बताइए 26 का।
ये मिला आपका ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जिस तरह प्लिनी ने सिकंदर महान के पद चिन्हों पर चलकर अपनी रचना की, उसी प्रकार मैं वेनसांग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भारत के प्राचीनतम नगरों खोज करूँगा। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, उसने बिल्कुल किया। बहुत सारे वेनसांग ने जो लिखे थे, मतलब जो जो नगरों के नाम लिखे थे ना, उसने उन्हीं सब चीज़ों को वहाँ पे खुदाई की थी उस बंदे ने। तो कौन सा था वो, ऐसा किसने लिखा था, उसने किया भी। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने, उसके बाद आपके बीबी लाल ने किया, डी कौशाम्बी ने किया, आर एस शर्मा ने किया, बहुत कुछ काम किया एक्विजिशन पे, पुरातत्व को लेकर के बहुत सा काम किया इन लोगों ने। पूरी ज़िंदगी पूरी जवानी लगाई, 20-20, 30-30, 40-40 साल लगाए बंदों ने। तो ये जो 27 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था ऐसा। सही कथन क्या है बताइए साथियों, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बातवाड़ी या मारवाड़ की युद्ध इसी यहाँ पर हुआ था। ठीक है, शिवाजी और कछवाड़ का राज्य 1965 में, 1965 में हुई थी, 1665 में हुई थी। ये पुरंदर की संधि सबको पता होगा। 8 मंत्रिक परिषद को अष्टांग परिषद नहीं कहा जाता, कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान, हाँ, अष्ट प्रधान कहा जाता था उसे। ठीक है, ये शिवाजी का राज तो नहीं थी, नहीं नहीं, ये अलग ही था इसका। इनमें तो कौन सा कथन गलत है बताइए। गलत कथन चूज करना अपने, ये जो दिए हुए ना इनमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये गलत होगा। स्ट्रैबो के अनुसार भारत के अपने राज्य से बाहर नहीं गए, बिल्कुल गए थे, उन्होंने तो लड़ाइयाँ लड़ी थी। सिकंदर की फौज में बहुत से भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए पहले क्या होगा। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तत्वबोधिनी समाज, हाँ, ये तो एक ही बंदा था भाई, ब्रिलियंट बंदा था। शायद यही बंदा था जो पहला यूपीएससी, आज की यूपीएससी उस समय के आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने वाला पहला बंदा था ये। उसका नाम था सी देवेंद्र नाथ टैगोर है। देवेंद्र नाथ ठाकुर भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, एक ही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 31, और आज का अंतिम सवाल है ये आपके सामने। बताइए, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था। इलाहाबाद की संधि पहले तो पता होना चाहिए कब हुई थी आपकी। सोलह सौ पैंसठ में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी ये आपने देखना है। ठीक है, बताइए जरा उस समय बंगाल का नवाब कौन था। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड की बात है। क्वेश्चन नंबर 31, ए नजमुद्दौला। सत्रह सौ पैंसठ आएगा भाई यहाँ पे, 1765 आएगा। क्यों, क्योंकि 1757 में तो आपका लड़ाई लड़ी थी, प्लस से कई 1757 में, उसके बाद की बात। हाँ ठीक है, 1665 नहीं आएगा, 1765 आएगा।
इलाहाबाद की संधि देख लेना एक बार अपना। ठीक है साथियों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज सोल्व किए। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे आप सभी के साथ में, तब तक के लिए आप हम स्टडी में कंटिन्यू लगे रहिए साथियों। तो क्लास अटेंड करने के लिए मैक्सिमम लोग आया करो, क्लास के अंदर क्लास किया करो, आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का भी साथियों।